गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमपीपीएससी द्वारा आयोजित साइंटिफिक ऑफिसर 2013 की एग्ज़ाम के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनके क्वेश्चंस क्या थे और क्या सॉल्यूशन उन क्वेश्चंस के हो सकते हैं या है, उसको हम डिस्कस करके पता करेंगे। तो इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पार्ट होता है किसी फिजिक्स के पेपर में, उस पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था न्यूक्लियर फिजिक्स से, वो है क्वेश्चन नंबर 137, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट इन ए न्यूक्लियस अराइजेज ड्यू टू, और ऑप्शंस दिए गए हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन इट्स पेरीफेरी, non-uniform distribution of electric charges within its periphery, spherical symmetry of the nucleus, none of the above। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस के शेप से। तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है। खास तौर पे जो लार्जर न्यूक्लियस होते हैं वो स्फेरिकल शेप लिए हुए होते हैं, और इस स्फेरिकल शेप के अंदर दो तरीके के दो तरीके के पार्टिकल्स हम मानते हैं। एक जो पार्टिकल है आपका वो है प्रोटॉन, और दूसरा जो नॉर्मली पाया जाता है वो है न्यूट्रॉन। तो जो भी यहाँ पर चार्ज है वो सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर रहता है, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। अब बारी आती है कि चार्ज किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो मान लीजिए कि जो प्लस साइन है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उन पर होने वाले चार्ज को शो करता है। तो न्यूक्लियस की ये जो बाउंड्री है जिसके पास में कि मैं प्लस साइन बना रहा हूँ, ये बाउंड्री कहलाती है पेरीफेरी, जैसा कि ऑप्शंस ए और बी में दिया गया है। और इस बाउंड्री पर अगर चार्ज यूनिफॉर्म है या पूरे जो वॉल्यूम है इस न्यूक्लियस का, इसके अंदर अगर चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि न्यूक्लियस के किसी भी हिस्से में हम चार्ज के घनत्व को देखें तो वो घनत्व जो है हमारा एक जैसा आएगा। यानी अगर हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है तो ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, या चार में बांटा है तो चारों में बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। साथ ही इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा कि आप कितना भी छोटा एक वॉल्यूम ले लीजिए आप इसके अंदर, सारे वॉल्यूम की जब डेंसिटी हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी हमारी समान आना चाहिए। और डेंसिटी से हमारा मतलब क्या है? डेंसिटी से हमारा मतलब है कि दिए गए वॉल्यूम में कितना चार्ज है डिवाइड बाय कितने वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर की ये चार्ज है, तो ये चार्ज डेंसिटी हमारी कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर जो प्रोटॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये जो न्यूक्लियस है ये एक सिंगल पोल की तरह बर्ताव करेगा। सिंगल पोल, डबल पोल, क्वाड्रपोल, ये अलग अलग तरह के पोल्स हो सकते हैं जो कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके आधार पर डिसाइड होता है। तो पहला जो है सिंगल पोल यानी कि मोनोपोल कहलाता है। एक आपका
डाइपोल हो सकता है, एक आपका क्वाड्रपोल हो सकता है जिसके बारे में कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और एक आपका हो सकता है ऑक्टापोल। तो मोनोपोल का मतलब है कि पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो एक सिंगल चार्ज की तरफ बर्ताव करता है। डाइपोल का मतलब है कि दो जगह उस न्यूक्लियस के अंदर ऐसी है जहाँ पर कि चार्ज इकट्ठा है, बाकी पूरे न्यूक्लियस में चार्ज नहीं है। तो जो अभी हमने ऊपर जो ये उदाहरण देखा है चार्ज का, इसमें हमने कहा था कि एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का इसके अंदर, और एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका जो पोल होगा वो मोनोपोल होगा। इसके बाद में डाइपोल की अगर हम बात करें तो डाइपोल के लिए एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि किन्हीं दो हिस्सों में न्यूक्लियस के चार्ज का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, और बाकी के हिस्सों में घनत्व बहुत कम है या नेग्लिजिबल है। डेंसिटी ऑफ चार्ज इज नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल, और इन इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल इन एनी टू रीजन। तो यहाँ पर दो रीजन कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो ये रीजन इसमें चार्ज काफ़ी सारा है, और एक रीजन ये हो गया इसमें चार्ज काफ़ी सारा है। बाकी का जो बीच में रीजन है इसमें किसी तरह का चार्ज यहाँ पर नहीं है या नेग्लिजिबल अमाउंट में चार्ज है। तो जब न्यूक्लियस इस तरह से बिहेव करता है तो यहाँ पर ये जो चार्ज इकट्ठे हुए हैं ये चार्ज एक सिंगल सिंगल पोल की तरह बर्ताव करते हैं, और दोनों ही जो चार्ज के घनत्व हैं ये मिलकर के आपको एक डबल पोल या डाइपोल बना के देते हैं, डाइपोल बना के देते हैं। इसी तरह से क्वाड का जो मतलब होता है वो होता है 4, यानी कि दिए गए वॉल्यूम के अंदर आपके चार ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसमें कि आपके चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा होगा, और बाकी जो रीजन है वहाँ पर ये नेग्लिजिबल होगा। तो इस तरह के न्यूक्लियस जब होते हैं तो इन न्यूक्लियस की वजह से जो चार्ज उत्पन्न होता है या जो एक तरह से कहें मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कहलाता है आपका क्वाड्रुपोल। अब क्वाड्रापोल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, या डाइपोल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी चार्ज है आपका वो चार्ज एक समान वितरित नहीं है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके साथ ही साथ में वो सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इस रीजन में देखता हूँ तो लेफ्ट साइड और राइट साइड चार्ज जो है हमारा बराबर होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हर एक रीजन में चार्ज का जो मात्रा है वो बराबर हो, यानी कि डेंसिटी जो है इन रीजन्स में इक्वल हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर न तो चार्ज आपका सिमेट्रिक है और न ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हमारे क्वाड्रापोल का जो डेफिनेशन है इस फिगर को देखने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस हैं दिए गए उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन इट्स पेरीफेरी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे डायग्राम में हमने शो किया है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा स्फेरिकल सिमेट्री भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हो, तो यहाँ पर भी आपका सिमेट्री भी नहीं हो सकती है। तीसरा ऑप्शन जो है नॉन ऑफ द अबव, कोई ना कोई कारण तो क्वाड्रपोल मोमेंट का होगा, और जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है तो आप इस चौथे ऑप्शन को क्लिक करें। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन इट्स पेरीफेरी ये यहाँ पर ज़्यादा फिट बैठ रहा है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए चार्जेस का, वो यहाँ पर क्लियरली पॉइंट नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 137 है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 138 है। इस क्वेश्चन के बारे में ये पूछा गया है कि ए न्यूक्लियाई हैविंग
A mass number 56 or near about are most stable, not so stable, lower average binding energy per nucleon, none of the above। तो यहाँ पर एक मास नंबर दे दिया गया है, कैपिटल ए से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मास नंबर कैपिटल ए। और इस मास नंबर से हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपके न्यूक्लियस होंगे इस 56 के कोरस्पॉन्डिंग, वो मोस्ट स्टेबल होगा या नॉट सो स्टेबल होगा, या इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होगी, क्या होगी। तो इसको देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको करना क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल को मिला करके जब हम उसको बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास में दो मॉडल की हम उसमें हेल्प लेते हैं एक साथ। एक तो आपका होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और एक दूसरा होता है शेल मॉडल। तो इन दोनों मॉडल्स के संयुक्त प्रभाव से जो बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला कैलकुलेट होता है, उसको जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो इस एक्सिस पर तो हम एटॉमिक मास नंबर कैपिटल ए लेते हैं। अब कैपिटल ए क्या है इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, आई थिंक आप जानते हैं इसके बारे में। कैपिटल ए जो है वो और कुछ नहीं है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंटेड इन द गिवन न्यूक्लियस है, किसी दिए गए नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या है। और जेड जो है वो किसी उसी नाभिक के अंदर दिए गए प्रोटॉन्स की संख्या है। और यहाँ पर जो ये वाई एक्सिस आपको दी गई है, ये वाई एक्सिस आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को शो करती है, यानी कि एक न्यूक्लियन को उस न्यूक्लियस से निकालने के लिए कितनी ऊर्जा हमें न्यूक्लियस को मिनिमम देनी पड़ेगी, वो ये एनर्जी होती है। तो इस ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमको ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, जीरो से शुरू होता है, फिर कुछ यहाँ पर पीक्स मिलते हैं और उसके बाद में ये आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बढ़ने के बाद में वापस घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ कहीं पर हमको एक पीक मिलता है इस ग्राफ का, और इस पीक से अगर हम दो लंब डालें जिसमें एक वाई एक्सिस पर, तो ये जो लंब आएगा ये लगभग 56 पर पड़ेगा और ये मैक्सिमम है, यानी कि सबसे ऊंचा पॉइंट है इस वाई एक्सिस के ऊपर। इसलिए इसकी जो वैल्यू कहलाएगी वो ये कहलाएगी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी जो 56 वाला न्यूक्लियस है जिसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या 56 है, उसके लिए जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा का मतलब है कि ये न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा जो दिए गए ऑप्शन है उसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हमारा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 56 सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है हमारे ग्राफ के हिसाब से, तो ये रिजेक्ट होता है। लोअर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हमको साफ दिख रहा है कि लोअर के बजाय मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ पर। नॉन ऑफ द अबव तब हम लेंगे जब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इस न्यूक्लियस के लिए सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 139 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको मैजिक नंबर्स के बारे में पूछा गया है कि मैजिक नंबर्स इसमें से कौन से हैं। तो जनरली जो मैजिक नंबर होते हैं वो ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में से कोई एक या बोथ इंडिविजुअली, ठीक है। ये संख्या में 2, 8, 20, 28,
50, 82 और 126 होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर या तो न्यूट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या या दोनों की अलग अलग संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होती है, ऐसे न्यूक्लियस को हम मैजिक नंबर्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो हैं इनके आसपास के जो न्यूक्लियस होते हैं इनके मुकाबले ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए इनको मैजिक नंबर बोला गया है। तो हमारे जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर 2, 8, 20, 50, 82, 126 दिए हुए हैं, 28 नहीं दिया हुआ है, जबकि 28 भी जो है मैजिक नंबर होता है। तो यहाँ पर आपका जो है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए आप ऑप्शन ए को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ए न्यूट्रॉन एंड द 2He4 एटम इन एटॉमिक मास यूनिट आर 1.007825, 1.008665 and 4.002603 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो हीलियम न्यूक्लियस है, यहाँ पर हीलियम का एटम है, इस एटम को 4 न्यूक्लियॉन्स यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स में तोड़ने के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी इस न्यूक्लियस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लिक करने के लिए हमको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हीलियम एटम बनता कैसे है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो हीलियम एटम है, या पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी होती है सामान्य तौर पर ये बहुत कम होती है। तो इसको हम अगर नेग्लेक्ट मान के चलें यहाँ पर और सिर्फ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की ही बात करें, तो हमारे पास में हमको जो 2He4 है उस न्यूक्लियस को कैसे बनता है इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो 2He4 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो 2 है, और जो प्रोटॉन्स यानी कि इसको हम Z से भी लिखते हैं उसकी संख्या भी 2 होती है। तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर के एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। अब हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन्स की संख्या 0 होती है और प्रोटॉन्स की संख्या 1 होती है। किसके अंदर? हाइड्रोजन एटम के अंदर। और जो न्यूट्रॉन है वो अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टिकल होता है। मान लीजिए कि हमको जो मास दिया गया है प्रोटॉन का वो mp बराबर दिया हुआ है 1.007, हम लिख लेते हैं इसको 1.007 और जो मास है आपका न्यूट्रॉन के लिए वो है आपका 1.008, और आगे दिया हुआ है 665, और जो मास है यहाँ पर 2He4 का, हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो दिया हुआ है 4.002603। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी है उस बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे कि जब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलते हैं तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है और एक हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में 2 प्रोटॉन की हमको ज़रूरत है और 2 न्यूट्रॉन की हमको ज़रूरत है, जिससे कि 4.0026
2603 का एक न्यूक्लियस हीलियम का बनेगा। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उस बाइंडिंग एनर्जी को हम मास डिफेक्ट के रूप में भी लिखते हैं, और ये होगा आपका 4.002603 माइनस 2 MP प्लस 2 Mn। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 4.002603 माइनस 2 इंटू 1.007825 प्लस 2 इंटू 1.008665। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये होगा 4.002603 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 इंटू 2 4 and 1 5, 16 1 carry, 14 15 1 carry, so 0 then 0.2 plus 5, so 0 1 carry, 6 into 2 12 3 1 carry, again 3 1 carry, 16 17 फिर से 1 carry, तो ये 17 0 और 2। बैटरी डाउन हो रही है, मुझे चार्जर लगाने दीजिए। ओके, बैटरी को कनेक्ट कर लिया है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। नाउ अब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सेपरेटली, और नहीं तो हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेटर है यहाँ पर अवेलेबल, तो हमारे पास में यहाँ पर जो है हमको 4.002603 ऑलरेडी है, और इसको हमको सम अप करना है। तो हमारे पास में इस कैलकुलेटर की मदद लेंगे हम, और ये है आपका 2.015650 प्लस 2.017330 इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 4 पॉइंट हाउ मच दिस इज 4.03298, 4.03298, और ये आपका मास डिफेक्ट यहाँ से निकल आएगा, माइनस में आएगा। ये माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि न्यूक्लियस जब बनता है तो अलग अलग न्यूक्लियस के जो मासेस होते हैं उनके मास से फाइनली जो न्यूक्लियस बना होता है उसका मास कम होता है, इसलिए ये नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव में आपके पास में जो नंबर आ रहा है 030377, तो हमारे पास में यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं 0307। अब ये जो मास है, अगर आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो एटॉमिक मास यूनिट में दिया था ये 1 AMU, और 1 AMU इक्वल टू दिया हुआ है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर इसकी यूनिट जो है वो AMU की है, और AM की यूनिट है, तो यहाँ पर हम इसमें सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको 30377 इंटू 931। तो जैसे ही हम 931 करेंगे, यहाँ पर जो यूनिट है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो जाएगी,
और अब हमारे पास में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में ऑलरेडी ये वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर है और मल्टीप्लाई करना है हमको इसको 931 से। तो ये आंसर आ रहा है आपका 28.28। 28.28। तो यहाँ पर जो मास डिफेक्ट है हमारा वो आ रहा है 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में ये आ रहा है। यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी हमारी है यहाँ पर वो बाइंडिंग एनर्जी आपकी आना चाहिए 28.28 मिनिमम। कम से कम इतनी एनर्जी तो आपकी होना चाहिए। याद रखें कि जो मासेस हैं वो एटॉमिक मास यूनिट में दिए हुए हैं और एटॉमिक मास यूनिट ऑलरेडी जो है वो एनर्जी की यूनिट आप इसको बोल सकते हैं। और एनर्जी की यूनिट है तो इसको हमने जब दूसरी एनर्जी की यूनिट से रिप्लेस किया तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इसके लिए कि हमको मिनिमम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी जिससे कि आपका जो ये हीलियम का न्यूक्लियस है ये हीलियम का न्यूक्लियस दो इक्वल दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 141 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 141 है ये भी आसान क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन से ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन जनरली क्या होता है कि ये डिफरेंस होता है दो मासेस का, एटॉमिक मास और जो मास नंबर है उनका, और डिवाइड बाय में आपका जो है मास नंबर फिर से रहता है। तो जो भी फ्रैक्शन है ये या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। कुछ न्यूक्लियस के लिए जीरो भी आ सकता है। तो अगर ये नेगेटिव है पैकिंग फ्रैक्शन इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है से मतलब है कि एटॉमिक मास m इज लेस देन मास नंबर कैपिटल A। यानी जो न्यूक्लियस का मास होता है उनसे एटम का मास कम होता है। और कम होता है ये सच्चाई है। और कम होता है यानी कि वो बाइंडिंग एनर्जी उसकी कुछ ना कुछ होगी और बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये होगा कि वो आपका न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ न कुछ बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी। तो यहाँ पर m-a जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो आपका नेगेटिव रहेगा। तो इससे क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस ए न्यूट्रॉन एमिट्स pi plus meson and is converted into a proton. A proton emits a pi minus meson and converted into a proton. A neutron emits pi zero meson and is converted into a proton. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142 की। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का कन्वर्जन कैसे होगा मेसन थ्योरी के माध्यम से उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 142 क्वेश्चन नंबर है आपका। और मेसन थ्योरी ये कहती है कि जब कोई न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर तो वो पाई मेसन को एमिट करता है। अब पाई मेसन को एमिट करता है तो पाई मेसन तो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? पाई प्लस भी होता है, पाई माइनस भी होता है और पाई
न्यूट्रल भी होता है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको जो चार्ज कंजर्वेशन का कंसेप्ट है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें चार्ज जो है हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात करें तो 0 चार्ज है न्यूट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है। तो राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 चार्ज है तो राइट हैंड साइड भी 0 चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर -1 आएगा। जो चार्ज है वो -1 होना चाहिए और -1 चार्ज इन तीनों में से इसके ऊपर होता है, यानी जो पाई एमिट होगा वो आपका पाई माइनस मेसॉन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 142 का जो आंसर है वो है आपका बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 143 है। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोन इज रॉन्ग। तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है, ये सही है। फोटोन इज हैविंग 0 रेस्ट मास पार्टिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0, फोटोन का इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है, यस इट इज़ नॉट ए चार्ज पार्टिकल। फोटोन स्टेबल होता है, यस एक बार क्रिएट हो जाता है तो ये बना रहता है। और सी जो है आपका फोटोन स्पिन इज 0, नो फोटोन की स्पिन 0 नहीं होती है। फोटोन की स्पिन जो है आपकी 0 नहीं होती है। तो फोटोन की जो स्पिन होती है वो +1 होती है। और इसके हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 143 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 144 है। इसमें ये पूछा गया है द क्वार्क्स आर सपोज टू एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्लेवर्स। तो कितने फ्लेवर्स होते हैं। तो ये जब आप क्वार्क थ्योरी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फ्लेवर्स जो क्वार्क के होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें टॉप डाउन या बॉटम और अप इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद में एक चार्म क्वार्क होता है, एक स्ट्रेंज क्वार्क होता है, इसी तरह से 2 क्वार्क और होते हैं। तो टोटल जो है यहाँ पर फ्लेवर्स की हम बात करें तो 6 फ्लेवर्स यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 144 का सही है। उसके बाद में 145 क्वेश्चन नंबर 145 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डीके इज फॉरबिडन, कि कौन सा जो डीके प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। कौन सा जो डीके प्रोसेस है पॉसिबल नहीं है। तो इसको देखने के लिए हमको कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम ऑप्शंस में आपको म्यू पार्टिकल दिया गया है, म्यू माइनस, म्यू प्लस, ई माइनस, ई प्लस, न्यू म्यू, न्यू ई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर म्यू प्लस, न्यू म्यू, म्यू माइनस, ई प्लस, ई माइनस, ई माइनस, यानी इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर लेप्टॉन्स की भरमार है। सिर्फ ये यहाँ पर एक मेसोन दिया हुआ है, इसके अलावा सारे के सारे लेप्टॉन्स हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये कर लो आप कि जो लेप्टॉन कंजर्वेशन होता है उस कंजर्वेशन को आप यहाँ पर देख लो। तो लेप्टॉन्स बेसिकली आपके जो है, एक तो इलेक्ट्रॉन आपका लेप्टॉन है। अगर हम लेप्टॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपका जो है लेप्टॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका लेप्टॉन है। और लेप्टॉन नंबर की हम बात करें अगर इनके लिए तो लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो है +1। इसी तरह से जो म्यू माइनस है उसके लिए लेप्टॉन नंबर है +1, म्यू प्लस है उसके लिए लेप्टॉन नंबर है -1, जो ई प्लस है उसके लिए लेप्टॉन नंबर है -1। फिर है आपका न्यूट्रिनो अगर है इलेक्ट्रॉन वाला म्यू ई,
तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर है +1, और अगर ये म्यू बार ई है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर है -1। इसी तरह से जो न्यूट्रिनो म्यू पार्टिकल के लिए है, म्यू माइनस के लिए, तो उसके लिए जो म्यू माइनस, या इसको हम सिंपली म्यू लिख देते हैं, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो है आपका +1, और एंटी न्यू म्यू है तो उसके लिए है -1। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और इसको जब हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर है +1, इलेक्ट्रॉन नंबर है +1, ठीक। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नंबर और उसके म्यून के इलेक्ट्रॉन नंबर, ये कंजर्वेशन सेपरेटली होता है। म्यू पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन सेपरेटली होता है, चाहे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब कंजर्वेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कंजर्वेशन अलग से होगा, और म्यू और उसके म्यून उनका और उनके न्यू पार्टिकल जो हैं उनका कंजर्वेशन सेपरेटली होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में दो कंजर्वेशन हमको यहाँ पर देखने पड़ेंगे एक साथ में, एक तो म्यून का और एक इलेक्ट्रॉन का, म्यून लेप्टॉन और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन। तो यहाँ पर म्यून लेप्टॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर -1 है, राइट हैंड साइड भी इसका इलेक्ट्रॉन नंबर -1 होना चाहिए, तो एक न्यू पार्टिकल यहाँ पर है तो ये -1 होगा और इसका -1, तो ये बैलेंस है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर -1 है, और ये बार का साइन है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन नंबर है +1, नीचे ई दिया हुआ है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का न्यू पार्टिकल है। तो +1 और -1 मिलकर के यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन नंबर है इन दोनों के लिए वो 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस है एज पर इलेक्ट्रॉन नंबर, ये पॉसिबल है। चार्ज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो पॉसिबल है, यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ पर भी -1 चार्ज है, ये दोनों न्यूट्रल हैं। ये ध्यान रखना यहाँ पर कि ये बार का साइन है, न कि माइनस का साइन। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन है, पाई प्लस जो है इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है। म्यू प्लस इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर -1 है, और न्यू म्यू इसका इलेक्ट्रॉन नंबर -1, सॉरी +1 है। तो -1 और +1 मिल करके आपका हो जाएगा 0, -1 इसके लिए और +1 इसके लिए। इसके बाद में ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर म्यू प्लस यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है -1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर म्यू वाला जो है -1 है, और राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो म्यू वाला कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर, यानी यहाँ पर म्यू इलेक्ट्रॉन नंबर वॉयलेट हो रहा है, इसलिए ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है आपकी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी एज फार एज इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन इज कंसर्न ये फॉरबिडन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होना चाहिए। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आते हैं हम डी के लिए। तो ऑप्शन डी में भी जो है हमारे पास में यहाँ पर एक म्यू पार्टिकल दिया हुआ है, म्यू माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर है +1। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो कोई भी म्यू पार्टिकल नहीं है और न ही उसका न्यूट्रिनो है, यानी कि न्यू पार्टिकल, म्यू भी नहीं है न्यू भी नहीं है, यानी ये इक्वेशन भी इम्बैलेंस है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर के हिसाब से ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सही नहीं है कंजर्वेशन के हिसाब से, तो ये दोनों ही जो है फॉरबिडन होना चाहिए। और इस हिसाब से इस क्वेश्चन के, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना थे, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन जो हैं वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो ये क्वेश्चन रिजेक्ट में जाएगा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें तो फॉर मेसॉन पार्टिकल पाई माइनस द क्वार्क कंपोजिशन इज, क्वार्क कंपोजिशन इज, तो पाई माइनस का जो प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो एक तो ये पार्टिकल आपका मेसॉन है और मेसॉन है, साथ में चार्ज इस पर जो है वो -1 है। स्ट्रेंज पार्टिकल ये नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंज पार्टिकल ये नहीं है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए इसके लिए जो कॉम्बिनेशन बनेंगे तो उसमें स्ट्रेंज वाला कॉम्बिनेशन ये हट जाएगा, यानी एस बार जो है ये ऑप्शन डी जो है पॉसिबल नहीं होगा। अब उसके बाद में यू डी बार को चेक करें तो यू यानी चार्ज जो है वो +2/3 है और डी का चार्ज भी जो है -1/3 होता है, लेकिन यहाँ पर बार लगा है तो +1/3 होगा। तो चार्ज के हिसाब से देखें तो ये प्लस होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यू बार की बात करें तो चार्ज यहाँ पर 0 हो जाता है, जबकि 0 चार्ज नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। सी जो ऑप्शन है आपका यू बार डी, चार्ज आपका u +2/3 होता है, लेकिन बार लगा है इसलिए -2/3 हो जाएगा। और d का जो चार्ज है, d लेप्टॉन जो है यानी कि डाउन लेप्टॉन जो है उसका सॉरी डाउन क्वार्क जो है उसका चार्ज ऑलरेडी -1/3 होता है, इसलिए -2/3 और -1/3 मिलकर के -1 चार्ज हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ऑप्शन 146 का सी सही है। उसके बाद में यहाँ पर है 147, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि द 92 यूरेनियम 238 न्यूक्लियस कैन बी फिजन बाय न्यूट्रॉन्स हैविंग एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका वही है जो कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था हीलियम न्यूक्लियस के लिए, सेम तरीका है। यहाँ पर आपके पास में जो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं वो हैं आपके 92, और जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो 238 में से 92 का माइनस कर लेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या मिल जाएगी। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास क्वेश्चंस में दिए हुए हैं ऊपर, वहाँ से आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इतना भी नहीं तो थोड़ा सा जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, किसी भी बुक को थोरोली पढ़ते हैं और बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं तो उससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कैसे करना है। तो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कर्व हमने बनाया था, उस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व को फिर से देखो। ये जो कर्व है ये कर्व लगभग यहाँ पर आकर के ख़त्म होता है। ये एनर्जी जो होती है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ये एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहेगी इस रीजन में एनर्जी। और ये वो रीजन होगा जहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो मास नंबर कैपिटल ए है वो 92 के बराबर होगा। सॉरी, मास नंबर जो है वो 92, गलत बोल दिया है मैंने, 238 के बराबर होगा। 238 के बराबर होगा यहाँ पर मास नंबर, यहाँ कहीं पर। तो ये 238 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल के आएगी वो लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी। तो हमको जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चंस के अंदर वो ऑप्शन है अबव 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्लो न्यूट्रॉन्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं, बोथ ए एंड बी नो कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड, या इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि यूरेनियम 238 का जो है उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है डी सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी भी आपका सही नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऊर्जा के अगर न्यूट्रॉन्स हैं तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी के बराबर कम से कम एनर्जी हमको देना पड़ती है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन ए है अबव 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अबव में 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है,
1 से ज़्यादा आपका कुछ भी हो सकता है, 7.6 भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 147 का दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 148 है। इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज ए लेप्टॉन। तो ये जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमको आदत में पड़ जाता है सब, कौन से लेप्टॉन्स हैं, कौन से मेसॉन्स हैं, कौन से हाइड्रॉन्स हैं, कौन से आपके न्यूट्रॉन्स हैं, कौन से आपके दूसरे मेसॉन्स हैं, फर्मी पार्टिकल्स हैं या बोस पार्टिकल हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप एक छोटा सा चार्ट बना लें और उस चार्ट की मदद से आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। तो ये जो म्यू मेसॉन है, कहने को तो ये मेसॉन है लेकिन ये लेप्टॉन कैटेगरी का मेसॉन है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है आपका लेप्टॉन है, बाकी फोटोन नहीं है। बोसॉन है लेकिन ये नहीं है। पाई मेसॉन भी है लेकिन नहीं है। प्रोटॉन तो ऑलरेडी आपका फर्मियन है, ये है ही नहीं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 के लिए हमको काफ़ी डिटेल स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बहुत कोशिश किया है लेकिन इसका मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं मिला है, तो मैं क्वालिटेटिव वे में डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर वो होते हैं जो कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम करने का काम करते हैं। जब न्यूक्लियर विखंडन होता है, न्यूक्लियर डीके होता है और ऐसे में उनकी एनर्जी कम होती है, तो वो न्यूट्रॉन्स फर्दर डीके कराने के लिए, न्यूक्लियस को बॉम्बार्डिंग के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है उन न्यूट्रॉन्स को, और वो फिर फर्दर आगे डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। न्यूक्लियर की जो चेन रिएक्शन होती है वो कंट्रोल करने का काम करते हैं मॉडरेटर, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर पानी का भी उपयोग होता है, पानी के साथ में हेवी वाटर का भी उपयोग होता है, D2O का। D2O जो है हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन ड्यूटेरॉन के अंदर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, यानी कि इसके अंदर टोटल 2 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। कार्बन का भी उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट की रोड के रूप में। न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इससे न्यूट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है और जो चेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर वो कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह से कार्बन का भी उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम जो है मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि इसका मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, बट आई एम नॉट श्योर। तो दिए गए ऑप्शन में से मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो एल्यूमिनियम है वो मॉडरेटर के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में नहीं लिया जाता है। यहाँ पर मैं जो मेथड अपना रहा हूँ वो रिजेक्शन मेथड अपना रहा हूँ कि मैंने 3 जो ऑप्शन है ए, बी और सी, इनको रिजेक्ट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन के हिसाब से सही होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 150। 150 में द नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटा बिटवीन पी एंड पी प्लस डी पी इन फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। तो ये एक एक्सप्रेशन आता है फर्मी डीके का, उसके अंदर पी और पी प्लस डी पी के अंदर जो डीके रेट्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी स्टेट्स वहाँ पर हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो स्टेट्स जब निकल के आती है तो वो आती है आपकी पी स्क्वायर डी पी के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप जब फर्मी थ्योरी को स्टडी करेंगे किसी न्यूक्लियस के लिए तो वहाँ से ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको थ्योरी जो है जब आप क्लास में पढ़ते हैं एमएससी में प्रीवियस में या फाइनल ईयर में, उस समय आपको थ्योरी बहुत अच्छे से स्टडी करना है, जिससे कि कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इनको अगर आप डिराइव करने बैठेंगे तो दे आर वेरी लार्ज क्वेश्चन, दे आर वेरी लेंथी क्वेश्चन, ये डिराइव आप कर नहीं सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्स में आपको मात्र 3 घंटे का समय मिलता है, तो आपको थोरो स्टडी करनी पड़ेगी और उसमें ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर डी पी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 137 से और हम एंड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। टोटल 14 क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछे गए थे इस पेपर में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सप्लेनेशंस मेरे द्वारा दिए गए हैं वो आपको मदद करेंगे
इस तरह के क्वेश्चंस अगर आगे आते हैं तो याद रखिए कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनमें लॉजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉजिक्स तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जबकि आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी विषय आप पढ़ें उसको पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए। पूरी की पूरी बुक की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको कुछ भी उसमें छोड़ना नहीं है। जब आप स्किप करने लग जाएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, फला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ये सुझाव है कि आप जो भी बुक पढ़ें इसके लिए उसको थोरोली पढ़ें। एक किताब से मैं मानता हूँ कि काम नहीं चलेगा, 2-3 किताबें आपको लगेगी है, और 2-3 किताबें लगेगी है तो आपको कोई विषय टारगेट करना पड़ेगा कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए जाना चाहता हूँ। आप सिलेबस उठा के देख लें, जिस भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स की तैयार करें, अगर नहीं पूछे जा रहे हैं तो तैयार नहीं करें। सिलेबस के अंदर आपको दिया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। उसके बाद में MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर 2013 फिजिक्स के पेपर के किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।